Good morning to all and welcome to all my friends, students in physics class by Dr. Hamid sir. प्यारे बच्चों, आज जो टॉपिक है हमारा वो न्यूटन सेकेंड लॉ है, न्यूटन थर्ड लॉ है। साथ ही साथ कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, इम्पॉर्टेंट। आप लोग तो न्यूटन्स सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ, साथ ही साथ कुछ मज़ेदार क्वेश्चंस हैं, इम्पॉर्टेंट है कि आदमी कैसे चल पाता है। गन से फायर करने पे पीछे की तरफ क्यों झटका लगता है। इन सारे प्रश्नों का उत्तर मिलने जा रहा है। साथ ही साथ दो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला हम लोग ड्राइव करेंगे फोर्स का। एक तो फोर्स का जो बेसिक फार्मूला ma और एक नया फार्मूला F इक्वल dp/dt। फोर्स के दो फार्मूले आपको दिखेंगे। तो बहुत कुछ है आज के इसके लेक्चर्स में, ध्यान से देखें, सुने और लास्ट तक देखें। और पहले लाइक दबा दें, आगे देखिएगा। फिर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, इसके दो स्टेटमेंट्स हैं। इसके क्या है, दो स्टेटमेंट हैं। एक तो आप ये कह सकते हैं, जो ऊपर दिख रहा है ये मोमेंटम के फॉर्म में। ये लॉ कहता है कि मोमेंटम में परिवर्तन की दर अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इट इज फर्स्ट लॉ। The time rate of change in momentum is directly proportional to the applied unbalanced force। ये है, कल मैंने मोमेंटम कहा था, बताया था पिछले लेक्चर में, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। अब देखिए, फोर्स बढ़ाते हैं हम, किसी चीज़ पे साइकिल ही चला रहे हैं, ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तो ज़्यादा तेज चलता है, कम फोर्स लगाते हैं तो धीरे चलता है। वेलोसिटी बढ़ने से, फोर्स बढ़ाने से वेलोसिटी बढ़ जाता है। जब वेलोसिटी बढ़ेगा तो मोमेंटम भी क्या होगा, बढ़ेगा। मोमेंटम में ज़्यादा परिवर्तन होगा। डायरेक्टली में यही होता है ना, एक बढ़ाएं तो दूसरा भी बढ़े। तो फोर्स बढ़ाने से क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है दोस्तों, फोर्स बढ़ाने से मोमेंटम क्या होगा, बढ़ेगा। फोर्स घटेगा तो मोमेंटम में परिवर्तन की दर, द टाइम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम is directly proportional to the applied unbalanced force। तो P for momentum, dp change in momentum, dp/dt rate of change in momentum। P is momentum, dp change in momentum, dp/dt is known as time rate of change in momentum। It directly proportional to the applied unbalanced force। प्रोपोर्शनल हटाकर इक्वल लाएंगे तो कोई कांस्टेंट लाते हैं, और इसके का वैल्यू यहाँ पे 1 पाया गया है, फिक्स है, हमेशा 1 ही होता है। तो F का फॉर्मूला आ गया dp/dt। तो न्यूटन सेकेंड लॉ बड़ा काम किया, फोर्स के फॉर्मूले दिए, दो फॉर्मूले दिए न्यूटन सेकेंड लॉ से फोर्स के। इसलिए इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी है कि फोर्स का फॉर्मूला न्यूटन किस लॉ से निकलता है। किस लॉ से निकलता है जी, फोर्स का फॉर्मूला न्यूटन के किस लॉ से प्राप्त होता है, निकलता है, किसे कहेंगे, सेकेंड लॉ से। फोर्स का डिफिनेशन किस लॉ से मिलता है, फर्स्ट लॉ में लिखाए थे नोट में कि फर्स्ट लॉ से इनर्शिया और फोर्स का डिफिनेशन मिलता है, और सेकेंड लॉ से फोर्स का फॉर्मूला मिलता है, एक्सप्रेशन मिलता है, व्यंजक मिलता है। इस लॉ को दूसरे तरीके से भी, इस तरह से भी एक्सप्लेन किया जाता है कि जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा एक्सीलरेशन होगा। Acceleration depends upon two things. One is applied force and another is mass. If force is increased, then acceleration increase. Force decrease, then acceleration decrease. That is, acceleration is directly proportional to the unbalanced force and inversely proportional to the mass. एक ऑब्जेक्ट लाइट ऑब्जेक्ट है, हल्की वस्तु है, एक भारी वस्तु है, तो एक्सीलरेशन ज़्यादा आप किस में प्रोड्यूस कर सकते हैं, भारी वस्तु ज़्यादा कर लीजिएगा, तेज चला लगेगा इसको। जितना फोर्स से आप लगा के साइकिल चला लेते उतना फोर्स से ट्रक चलेगा क्या, चलेगा, ट्रेन चलेगा।
जितने फोर्स से आप क्यों साइकिल क्या हल्का है, जल्दी से आप एक्सीलरेशन उसमें प्रोड्यूस कीजिए। छोटा सा पत्थर उसको ज़्यादा एक्सीलरेट फेंकना है, स्पीड से फेंक सकते हैं, एक पहाड़ को फेंक सकते हैं। तो मास बढ़ेगा तो एक्सीलरेशन घट जाएगा, मास बढ़ेगा एक्सीलरेशन घट जाएगा। ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोर्स के डायरेक्टली होगा लेकिन मास के इन्वर्सली होगा। मास के इन्वर्सली में बाई करके लिखते हैं। दो इक्वेशन यहाँ पे मिले, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। व्हाट इज एक्सीलरेशन? ए फॉर एक्सीलरेशन, ए फॉर एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, एक्सीलरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। दोनों मिलाने का तरीका है, दोनों ए में से एक ए लिखते हैं, इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वल प्रोपोर्शनल हटा के इक्वल आते हैं तो कांस्टेंट के लाते हैं, के कांस्टेंट इसका मान 1 होता है। ए बराबर एफ बाई एम, एफ बराबर एम ए, एफ बराबर, इस तरह से एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सिद्ध हो गया। अब आइए, ये फॉर्मूला एफ बराबर एम ए आपको कहाँ से मिला? तो न्यूटन सेकेंड लॉ से ही मिला। अब ये फॉर्मूला अगर प्रूफ करने आ जाए, बड़ी आसानी से प्रूफ हो जाता है दोस्तों। एफ बराबर डी पी बाई डी टी, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, शॉर्ट क्वेश्चन। तो एफ का फॉर्मूला लिखिए, एम ए, पढ़ा है ना, अभी भी तो सिद्ध हुआ है, बराबर एम ए। ए का फॉर्मूला डिफरेंशिएशन में शुरू से पढ़ा रहे हैं आपको, डी वी बाई डी टी। डी बाहर कीजिए, एम भी को एक साथ कीजिए, एम इंटू वी दैट इज मोमेंटम। एम इंटू वी को ही क्या बोलते हैं? पी बोलते हैं, पी फॉर मोमेंटम। ये पी कहाँ से आया? एम भी। मास इंटू वेलोसिटी दैट इज एम बी इक्वल पी के, इसलिए एफ बराबर हो गया डी पी बाई डी टी। प्रूव्ड, क्या लाइन में प्रूव्ड हो गया? देखिए तो डिफरेंशिएशन ने फिजिक्स को बड़ा आसान कर दिया, कैलकुलस ने। यही दूसरे मेथड से कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, और डिफरेंशिएशन से देखिए कितना आसानी, 3 लाइन में प्रूफ। एफ बराबर एम ए इक्वल डी वी बाई डी टी, एम भी को एक साथ किया, एम भी दैट इज पी, आ गया प्रूव्ड। एफ बराबर डी पी बाई डी टी। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये तो सबको याद रहता है ना, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कि अगर कोई आपको एक झापड़ मारे तो आपका मन क्या करता है? हम भी मारे, नहीं करता ही नहीं करता। ये हर एक एक्शन का रिएक्शन होता है। लोग बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं, गेंद को दीवार पे धीरे से मारिए तो धीरे से वापस होता है, कस के मारिए, जोर से मारिए तो इतना ज़्यादा, जितना स्पीड से इधर से फेंकिएगा उतना स्पीड से उधर से भी बैक होता है। आप दीवार को मारिए तो आपको चोट लगता है, तो दीवार भी आपको मारता है, नहीं मारता है? एक फैट मार के देखो दीवार पे, चोट नहीं लगे आपको? तो आप लगा रहे हैं एक्शन, वो लगा रहा है रिएक्शन। यही न्यूटन साहब का कहना था कि हर एक एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है, हर एक एक्शन का इक्वल और अपोजिट, और ये एक्शन रिएक्शन 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे लगता है, एक पे नहीं लगता है। एक पे एक्शन होगा तो दूसरे पे रिएक्शन होगा। एक्शन रिएक्शन फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। जैसे यहाँ पे देखिए 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, दोनों टकरा रही है, 2 गाड़ी टकराती है, तो दोनों को चोट लगता है, एक को लगता है? आप 2 दोस्त आ रहे हैं, टकरा गए, तो दोनों को चोट लगेगा, एक को लगेगा? तो दोनों को लगता है, एक पे एक्शन दूसरे पे रिएक्शन। F21 को कहते हैं फोर्स ऑन सेकेंड ऑब्जेक्ट बाई फर्स्ट ऑब्जेक्ट, और F12 को कहते हैं फोर्स ऑन फर्स्ट ऑब्जेक्ट बाई सेकेंड ऑब्जेक्ट। दोनों के मान बराबर होते हैं, दिशा उल्टा होता है, इसलिए यहाँ पे निगेटिव साइन देते हैं। एक एक्शन फोर्स है तो दूसरा रिएक्शन फोर्स है, दोनों के मान बराबर, इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। तो आप देखिए आदमी कैसे चल पाता है, या कोई भी चीज़ चल कैसे पाता है, ये किस पे बेस्ड है? तो इट इज़ बेस्ड अपॉन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हम लोग चलते समय क्या करते हैं दोस्तों? क्या करते हैं? ज़मीन को धक्का देते हैं, किधर? बैकवर्ड डायरेक्शन में, है ना, नीचे नहीं। आप ध्यान दिए, जब आप चलते हैं तो आपकी जो एरी है ना, पाँव जो है वो थोड़ा उठता है, कुछ एंगल बनाते हैं आप, और तब पृथ्वी को धक्का देते हैं, तो आप लगाते हैं पृथ्वी पर एक्शन फोर्स, तो पृथ्वी आप पे लगाता है रिएक्शन फोर्स, जिसके कारण हम लोग चल पाते हैं। तो वॉकिंग ऑफ मैन इज बेस्ड अपॉन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, है ना। फिजिक्स पूरा है ना जीवन से रिलेटेड है कि नहीं है? बड़ा मज़ेदार चैप्टर होता है, सब्जेक्ट होता है फिजिक्स, न्यूमेरिकल छोड़ के, क्या जी? जब समझ में आए तो लोग, जो नहीं बनाता ना उसी को टफ लगता है, जो बनाना शुरू करता है उसको उसमें वो मज़ा आता है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे ही हमारा चलना, किसी का भी चलना आधारित है, बेस्ड है।
चलते समय मैन या भी कोई भी है ना क्या करता है, अर्थ पे एक एक्शन फोर्स लगाता है, किधर, पीछे की तरफ। तो अर्थ क्या लगाता है, रिएक्शन फोर्स आगे की तरफ, जिससे कोई भी चल पाता है। और गन से जब फायर कीजिए, है ना, गन का कई प्रैक्टिस किए चाहे फायर करने का, डिज्नीलैंड मेला लग गया है, वहाँ जाके प्रैक्टिस कीजिए। बोला कहाँ पे लग रहा है, वो 12th वाला था, दुकान देखो ना कहाँ पे लगा है, पढ़ाई तो नहीं ध्यान दिया होगा। डिज्नीलैंड मेला कहाँ पे लगा है भाई, रजनी चौक पे। तो वहाँ एक एक्सपेरिमेंट करना, क्या करना है, गन रहता है वहाँ फायर करना, बैलून से फोड़ना होता है। तो देखिएगा फायर कीजिएगा ना तो आपको क्या लगेगा, पीछे की तरफ झटका लगता है। क्या लगता है, पीछे की तरफ झटका लगता है ना। वो तो खैर बहुत हल्की गोली होती है ना, इसलिए ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। हाँ, उसमें बहुत बैलेंस होकर चलाना पड़ता है, तो आदमी गिर जाता है। तो कारण क्या है कि गन जो है बुलेट पे आगे की तरफ एक्शन फोर्स लगा रहा है, तो बुलेट गन पे पीछे की तरफ क्या लगाता है, रिएक्शन फोर्स। इसीलिए पीछे की तरफ क्या लगता है, झटका लगता है। इसलिए गन चलाने का भी प्रैक्टिस करना पड़ता है, ऐसे नहीं चला पाता है कोई। छोटा वाला नहीं, बड़ा वाला जो है सिक्सर में क्या होगा वो छोटा सा। तो इस तरह से वॉकिंग ऑफ मैन इज बेस्ड अपॉन न्यूटन्स थर्ड लॉ। और जब व्हेन वी फायर्ड फ्रॉम गन देन वी गेट जर्क इन बैकवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब अगर फ्रिक्शन नहीं हो तो क्या हो, चलना आसान होगा या मुश्किल हो जाएगा? क्या होगा, फ्रिक्शन नहीं हो चलना इम्पॉसिबल हो जाएगा। फ्रिक्शन नहीं हो तो लोग सोचते हैं चलना आसान हो जाएगा, है ना। नहीं, फ्रिक्शन हो ही नहीं, तो फ्रिक्शन नहीं हुआ तो हम एक्शन नहीं लगा पाएंगे। जब एक्शन नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगा। दलदल में क्यों नहीं चल पाता आदमी, दलदल में फंस जाता है तो चल ही नहीं पाता, कारण फ्रिक्शन नहीं है, बहुत कम के बराबर, एक्शन नहीं लगा पाता है। जब तक एक्शन नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगा। इसलिए अगर फ्रिक्शन नहीं हो तो चलना क्या है, इम्पॉसिबल। क्या है, इम्पॉसिबल। फ्रिक्शन नहीं हो तो आदमी चल नहीं पाएगा। और किस लॉ को रियल लॉ कहते हैं, याद रखना, न्यूटन्स से किस लॉ को रियल लॉ ऑफ मोशन कहते हैं? विच लॉ इज नोन एज रियल लॉ ऑफ मोशन? विच लॉ इज नोन एज रियल लॉ ऑफ मोशन? दोस्तों, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड, वहाँ फोर्थ जहाँ फॉर्मूला मिले ना वही रियल होता है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी और लॉन्ग क्वेश्चन भी है। ये प्रूव करना पड़ता है, इज रियल लॉ ऑफ मोशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये शो करना है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज रियल लॉ ऑफ मोशन। इसके लिए अगले लेक्चर का इंतजार करना पड़ेगा। क्या शो करने के लिए? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज रियल लॉ ऑफ मोशन। रियल इसलिए कहते हैं कि सेकेंड से आप फर्स्ट भी निकाल सकते हैं, थर्ड भी निकाल सकते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ में छिपा हुआ है, फर्स्ट लॉ भी और थर्ड लॉ भी। कैसे हम दिखाएंगे आपको अगले लेक्चर, जब तक इंतजार कीजिए। धन्यवाद।